ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। जेईई मेन का जो थर्ड अटेम्प्ट है 2021 का वो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मैं जेईई मेन के क्वेश्चंस अभी नहीं ले रहा हूँ 2021 के। पूरा पेपर को आउट होने दो, ऑप्शंस के साथ आउट होने दो, तब जो है उसमें ट्रिक्स लग पाएगा अच्छे तरीके से। अभी जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बाहर आ रहे हैं और ऑप्शंस भी नहीं दिख रहे हैं मेरे को कहीं पर भी, तो थोड़ा जो है पेपर को आउट होने दो बढ़िया तरीके से। जो है पीडीएफ वीडीएफ जो है ऑनलाइन अवेलेबल होने दो, उसके बाद में ऑप्शंस आएंगे। फिर मैं 2021 के गारंटी से बहुत सारे क्वेश्चंस में आप लोगों को जो है ट्रिक्स लगा करके दिखाऊंगा। 2021 का जो पहले के जो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट है ना, उसके मैं ट्रिक्स ऑलरेडी बना चुका हूं काफी पहले ही। वो आप लोगों को प्लेलिस्ट में जो है आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप लोग जाकर के देख सकते हो। तो अभी हम लोग इस वीडियो में वापस से 2020 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। 2020 के मैंने जो है जनवरी वाले शिफ्ट के क्वेश्चंस ले लिए और बहुत ही खतरनाक लेवल के जो है ट्रिक्स इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि अप्लाई होगा आपके आने वाले एग्जाम्स में। काफी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर एग्जाम्स में ट्रिक्स लग रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली जो है आपको मैं वीडियोस बना करके दूंगा 2021 के थर्ड अटेम्प्ट के भी क्वेश्चंस के। एक बार ये एग्जाम चले जाए, उसके बाद में फोर्थ अटेम्प्ट का जब आप लोग प्रिपरेशन करोगे ना, तब मैं आप लोगों को इस थर्ड अटेम्प्ट के जो क्वेश्चन जो है डेफिनेटली देने वाला हूं, ठीक है। तो यार जो भी नए व्यूअर्स आए हैं इस चैनल पे, ये एक प्लेलिस्ट चल रही है जेईई मेन में आप लोग किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो अपने मार्क्स को ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के बलबूते। आपको पढ़ाई करना जरूरी होता है, उसके बाद में जो है अपना स्कोर को बूस्ट अप करने के लिए इस प्लेलिस्ट को देखते हो। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि यार सिर्फ और सिर्फ इससे आपका काम बन जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत जगह आए हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ मैंने पढ़ाई करी है, मैं पढ़ाई कर रहा हूं और अपने स्कोर को थोड़ा सा मैं बूस्ट अप करना चाहता हूं, तो ये चैनल आपके लिए खजाना की तरह जो है बन करके आएगा। तो जितने भी नए व्यूअर्स हैं जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एआर स्कर्ट का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहां पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है जेईई मेन 2020 का। यहां पर आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। यहां पर आपको दिख रहा है दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है वेक्टर 3D से रिलेटेड क्वेश्चन है। और यहां पर आपके पास में तीसरा क्वेश्चन आपके पास में सर्कल, टैंजेंट, इन सब चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये जेईई मेन 2020 के हमारे पास में एक ही पेपर के 3 क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं, एक ही शिफ्ट के तीनों क्वेश्चन हैं। और इन तीनों क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग जुगाड़ मेथड्स लगा करके, ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स लगा करके किस तरीके से हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड्स आपको तब लगाने हैं जब आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तभी आपको ये मेथड लगाने, या फिर आपके पास में कभी कभी टाइम कम बचता है तो कुछ क्वेश्चंस में आपका हो सकता है टाइम इससे सेव हो जाए। अगर आप एक्चुअल तरीके से कर पा रहे हो तो आपको वही मेथड फॉलो करना है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन छोड़ रहे हो तो छोड़ने के बदले आपको ट्रिक्स लगा करके अपने स्कोर को बूस्ट अप करना है, राइट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ना ये इस तरीके से आपको दिया हुआ है। अब जो बच्चा मैथ्स में अच्छा होगा वो इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर ही लेगा, लेकिन जो बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं है वो क्वेश्चन को क्या करता है, छोड़ देता है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप लोगों को क्वेश्चन छोड़ना नहीं, आप लोगों को क्या करना है, ट्राई करना है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास में क्या है, +4 -1 का पैटर्न होता है जेईई मेन के अंदर में। तो आप लोगों को थोड़ा ट्राई करके एक तुक्का जो इंटेलिजेंट गेसिंग जो है जरूर से करनी चाहिए। अब देखो हमारे पास में π/8 दिया हुआ है और 3π/8 दिया हुआ है। तो π/8 आखिर होता कितना है, ये होता है 180/8, है ना। पाई की वैल्यू 180, तो ये आखिर होती कितनी है ये आप कैलकुलेट करो। 8 2 16, है ना, ये आ जाएगा हमारे पास में 2 16, तो ये हमारे पास 22 पॉइंट समथिंग 22.5 हो जाएगा शायद, ठीक है ना, 22.5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास में 22 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा ना चेंज करके ऐसा लिख देते हैं, cos क्यूब 22 डिग्री, है ना, इंटू cos 66 डिग्री, क्योंकि ये 3 टाइम्स हो गया, है ना। ये हमारे पास में हो गया 66 डिग्री इस तरीके से, प्लस साइन क्यूब ये आ जाएगा हमारे पास में 22 डिग्री और साइन 66 डिग्री, इस तरीके से लिख दिया। अब एक चीज सोचो, हमको cos 60 का वैल्यू पता है, cos 30 का भी वैल्यू पता है, साइन 30 साइन 60 का वैल्यू पता है हमको, लेकिन 22 और ये सब नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ले लेंगे। जैसे कि cos 22 के बदले हम cos 30 ले लेते हैं, राइट, क्योंकि हमको इसका क्यूब करना है ना। देखो समझो बात को, सपोज कर लो एक वैल्यू है 0.5, इसका अगर मैं क्यूब करता हूं तो इसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। और मान लो एक और नंबर है लेट्स से 0.45 या फिर लेट्स से 0.4 ही समझ लो, तो इसको भी मैं अब क्यूब करूंगा। अगर जब मैं क्यूब करूंगा तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं बचेगा, क्या आप बात को समझ रहे हो? क्योंकि ये आएगा 5 5 से 25, 25 5 से 125, 125/1000 मतलब 0.125, है ना। और यहां पर आएगा 4 4 से 16, 16 4 से 64, तो ये आएगा 64/1000 मतलब कि 0.064। तो क्या इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है? नहीं ना, ये 0.06 है और ये 0.125 है ना। लेकिन यहां पर देखो कितना बड़ा डिफरेंस दिख रहा है, यहां पर 1 का डिफरेंस दिख रहा है, 0.5 और 0.4 में 0.1 का डिफरेंस है। लेकिन यहां पर आप देखो 0.1 का डिफरेंस नहीं, उससे कम डिफरेंस है, क्योंकि अगर 0.1 का डिफरेंस होता तो ये 0.164 होता ना,
125 के बदले, समझ रहे हो? तो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस होता है, बट यहाँ कम डिफरेंस हो जाता है 3 बार करने के बाद में। सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर cos 30 डिग्री ले लो, और यहाँ पर इतना बड़ा डिफरेंस है ना, हम लोग इतना बड़ा डिफरेंस नहीं लेंगे, यहाँ पर तो 0.1 का हम लोग बहुत छोटा सा डिफरेंस लेंगे, हम 22 के जगह 30 ले लेते हैं। तो cos 30 कितना होता है बताओ मेरे को? cos 30 होता है √3/2, तो हम ले रहे हैं √3/2 का होल क्यूब। और यहाँ पर भी अप्रॉक्स ले लो, cos 60 होता है 1/2, समझ गए? प्लस इसको ले लो sin 30 1/2 का होल क्यूब, और ये sin 60 √3/2। अब आप इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो, हमारे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बहुत छोटा छोटा ही डिफरेंस हमारे पास में आया है, क्योंकि यार cos 60 और cos 66 ज्यादा गैप थोड़ी होगा। सो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो √3 का क्यूब होगा हमारे पास में 3√3 का मतलब हो गया 3 × 1.7 मतलब कि 5.1, और डिवाइड कर लेंगे 16 के साथ में, तो ये आ जाएगा 5.1/16 ये पूरा टर्म, और यहां पर प्लस करेंगे हम लोग, ये आ जाएगा √3 मतलब 1.7 डिवाइडेड बाई 16। क्या आपको बात समझ में आ रही है ना? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? नाउ ये जो 5.1/16 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.3 के आसपास, राइट? क्योंकि देखो अगर नीचे 15 होता तो 5/15 1/3 आता 0.33, लेकिन नीचे 15 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो ओवरऑल वैल्यू 0.33 से थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू 0.3 अप्रोक्सीमेटली। और ये जो हमारे पास में है 1.7/16, सोचो ये 1.7 की जगह 1.6 होता तो क्या होता? 1.6 होता तो 0.1 आता, तो ये 0.1 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये क्या करूं मैं इसको 0.1 अप्रोक्सीमेटली मान लेता हूं, और इसको ऐड अप करके मैं 0.4 मान लेता हूं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास में ऑप्शन है 1/4, ये तो बहुत छोटा है, 0.25 है, इसको काट देते हैं, है ना? ये जो ऑप्शन है 1/2, ये तो बड़ा हो गया ना, इससे भी बड़ा हो गया, तो इसको भी काट देते हैं, है ना? अब ये जो हमारे पास में 1/2 √2 मतलब कि 1/√2 मतलब 1.4 × 2 कितना होगा? 2.8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 10/28। 10/28 का मतलब कितना हो गया? 5/14, है ना? और यहां पर ऑप्शन डी में क्या है हमारे पास में? 1/√2। 1/√2 का मतलब है 1/1.4, तो ये हो गया हमारे पास में 5/7। 5/7 जो है ये तो 0.5 से भी बड़ा है, तो ऑप्शन डी को भी काट दो, है ना? लेकिन जो ये ऑप्शन बी में है ना, जो कि आया हमारे पास में कितना आया है? 5/14 आया है। 5/14 को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, 5/14 अगर 5 के जगह 7 होता तो ये 0.5 होता, है ना? बट ये 7 से भी थोड़ा छोटा है, तो आपको लग रहा है कि 0.3 के आसपास कहीं आ रहा है। आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, 5/14 को 5 डिवाइडेड बाई 14 कर लो, आप सॉल्व कर लो, है ना? तो 14 3 जा 42 आता है ना? और ये हमारे पास में 8 है, और 14 5 जा 75, 14 5 जा 70 होती है, तो ये 14 0.36 के आसपास मतलब 0.4 के आसपास हमारे पास में आ रहा है। तो क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ये वाला है, तो हम इसको क्या करेंगे? मार्क कर देंगे, ठीक है? ये गलत भी हो सकता है आपका, देखो इसमें कोई 100% गारंटी नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है आपके सही होने की। लॉस हुआ तो सिर्फ -1 का, सही हुआ तो +4, तो थोड़ा सा आपको जो है रिस्क लेना पड़ता है। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो, हमको बोल रहा है प्रोजेक्शन निकालो इस लाइन सेगमेंट का इसके ऊपर, ठीक है? अब हो सकता है आपको हो सकता है टाइम की कमी हो एग्जाम में, आपको एक तुक्का लगाना है, तो कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में कैसे तुक्का लगाएं। तो ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है जो आया था, और इसमें मैं आपको सिखाऊंगा तुक्का कैसे लगाना पड़ता है। 100% सही होगा नहीं, लेकिन कुछ चांसेस होगा कि सही हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो तुक्का आप लोग लगा सकते हो। अब देखो प्रोजेक्शन होता क्या है, ये एक ऐसा लाइन होता है, एक ऐसा लाइन होता है ना? और इसका जो कंपोनेंट आता है, मतलब ये वाला लेंथ, इसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन, ठीक है? बीच में कुछ थीटा होता है, उस पर डिपेंड करता है। तो आप थीटा वीटा आपको निकालना आता है तो फिर आप तो सॉल्व कर ही लोगे एक्चुअल तरीके से। हम यहाँ पर जुगाड़ तरीका बोल रहे हैं, तुक्का लगाना, मतलब क्वेश्चन छोड़ना है अगर किसी बच्चे को, तो छोड़ने के बदले क्या करना चाहिए मैं आपको सिखा रहा हूं। इतना आपको समझ में आ गया कि ये जो है बेसिकली, अगर ये ए है तो ये a cos थीटा होगा। क्या आपको पता है ये a cos थीटा होगा, राइट? तो ये a cos थीटा हमारा प्रोजेक्शन आएगा अगर इसकी वैल्यू a है तो। अब a cos थीटा कभी भी a से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो ये हमेशा a से छोटा ही रहेगा या फिर a के बराबर रहेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो आप ना डिस्टेंस फॉर्मूला से इसके और इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लो, तो ये आएगा हमारा √2 - 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस -4 -1 -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 और 11 - 3 का होल स्क्वायर 64, ठीक है? तो ये आ जाएगा हमारे पास में √74। क्या आपको बात समझ में आ रही है? लगे हाथ इसका भी डिस्टेंस निकाल ही लो, चलो। तो ये आ जाएगा √3 - 1 4 4 जा 16 प्लस
-2 -4 का स्क्वायर 16 और ये आ जाएगा 10 - 49, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा मतलब 49 और 32, 49 प्लस 32 कितना होता है 59 69 79 और ये हो जाएगा 81 हो रहा है क्या ये, है ना। 16 16 49 59 69 79 और फिर 2, यस 81 हो रहा है। तो ये आ रहा है √81 मतलब कि 9 आ रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये लेंथ हो गया टोटल लेंथ कुछ 9 का और ये लेंथ हो गया हमारे पास में √74। √74 कितना होता है यार 8.5 के आसपास होगा क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो 64 और 81 के बीच में, तो मैं इसको रफली ना 8.5 मान लेता हूं, 8.5। तो कुछ ऐसा सिनेरियो है कि हमारा आंसर 8.5 से बड़ा नहीं आ सकता। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब हमको यहां पर जो तुक्का लगाना है, अगर ये परपेंडिकुलर हो जाए तो आंसर तो 0 होगा क्योंकि फिर cos 90 हो जाएगा। तो एक तुक्का लग सकता है 0 का, और तुक्का क्या लग सकता है 6 का, 7 का, 8 का, क्योंकि 8.5 से ऊपर आंसर नहीं है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं ना, देखो जनरल केसेस में क्या होता है कि इसकी जो प्रोजेक्शन आती है या तो 0 आ जाती है, ठीक है, या तो बहुत ज्यादा छोटी नहीं आती है। मतलब 8.5 है ना, तो 5 6 7 8 इन सब में से ही आपका जो आंसर होता है। ऐसा आप जब क्वेश्चंस अगर सॉल्व किए होगा ना तो आपको ये फील आया होगा कि यार जो भी हमारा मैग्नीट्यूड होता है उसका जो प्रोजेक्शन होता है वो एकदम ही नहीं कि 8 है तो एकदम ही खत्म होकर के 1 बन जाएगा। चांसेस बहुत कम होते हैं, ऐसा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है एंगल कितना बड़ा है। लेकिन क्वेश्चन जनरली ऐसे बनते हैं कि या तो 0 बन जाता है 90 डिग्री दे देते हैं, या फिर जो 8.5 है उसका थोड़ा सा कम हो जाएगा, 6 7 8 5 कुछ भी हो जाएगा, राइट। तो अब आप अपने माइंड में कुछ भी तुक्का सोच लो, ठीक है, खोने को कुछ भी नहीं है। जो बच्चे यहां पर जो है 8 मार्क करेंगे उनका आंसर सही हो जाएगा। जिन भी बच्चों को 8 लगेगा कि हाँ चल 8 मार्क करके आगे बढ़ते हैं, उनका फ्री फंड में जो यहां पर नंबर आ जाएगा सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने से। खोने को कुछ भी नहीं है, फटाक से डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला, 8.5 से कम होगा 8 मार्क कर दिया। अगर ऐसा ही कोई कर दे तो उसका वो फ्री फंड में नंबर मिल जाएंगे। वैसे खोने को कुछ भी नहीं है, गलत भी हो गया तो इस तरीके से जो है कभी कभी हम लोग तुक्का लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। कह रहा है सर्कल टचेस द वाई एक्सिस एट द पॉइंट 0,4। तो ये इस तरीके से जो हमारे पास में आप क्या करो लेबलिंग कर दो, ठीक है, इस तरीके से 0,4 पे ये हमारे पास में टच कर रहा है। अच्छा टच कर रहा है का मतलब क्या है, इस तरीके से, ठीक है, टच कर रहा है मतलब इस तरीके से हो गया। और पास करता है 2,0 से, 2,0 से पास भी करता है। तो थोड़ा सा इसका इस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब कि एक रफ सर्कल मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। सो ये हमारे पास में 0,4, ठीक है, और ये हमारे पास में 2,0, ठीक है। अब ये अगर टच कर रहा है इसको यहां पर, तो समझ में आ गया कि इसका जो सेंटर होगा वो समथिंग x,4 पे होगा, है ना, समथिंग x,4 पे होगा। इस तरीके से 0,4 पे हमको टच कर रहा है ना, इस तरीके से लाइन आप समझ लो, तो सेंटर भी इसी लाइन पे होगा, राइट। तो समथिंग x,4, अब वो x क्या है वो हमको निकालना है। तो आप क्या करो फटाफट से डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लो इसके साथ, ठीक है, और उसको इक्वेट कर लो इस डिस्टेंस के साथ में, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, दोनों की डिस्टेंस सेम आएगी। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तो 4 ही है, तो 4 को इक्वल कर दो किसके साथ में, √ऑफ इसके डिस्टेंस के साथ में। तो मतलब कि x-2 का होल स्क्वायर, है ना, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर मतलब कि 16। तो ये हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर कर लो 16 हो जाएगा इक्वल टू, ठीक है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं। इसके बीच का हमारे पास में हो जाएगा डिस्टेंस, सॉरी इसके बीच का डिस्टेंस x है, 4 थोड़ी है, x है, डिस्टेंस x है ना, क्योंकि ये x,4 है और ये 0,4 है, तो डिस्टेंस तो x होगा ना, यहाँ पे x होगा, राइट। तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर कर दो तो x² आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस 16। अब इसको और सॉल्व करो, x² इक्वल टू x² प्लस 2 to the 4 माइनस 4x प्लस 16, x² काट दो तो आ जाएगा 4x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई, 5 आ गई, तो x,4 हो जाएगा हमारे पास में 5,4। वेरीफाई करने के लिए आप एक बार वापस से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, तो 5 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16। तो √16 + 9 25, तो ये आ रहा है 5 और x की वैल्यू भी 5 ही है, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है रेडियस इक्वल टू 5 है और ये भी रेडियस इक्वल टू 5 है, मतलब ये जो पॉइंट है ये एकदम सही आया है। अब क्या करो आप ऑप्शंस में जाकर के डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। हमको चाहिए कि कौन सा टैंजेंट नहीं है, तो जो भी टैंजेंट होगा, अगर ये टैंजेंट है तो अगेन डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो 5 के बराबर आएगा। अगर ये टैंजेंट है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 के बराबर आएगा। तो हम क्या करेंगे फटाफट से डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेंगे। अब डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो पॉइंट है सेंटर उसको पुट करेंगे
और डिवाइड करते हैं रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। आपको पता ना ये चीज, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड, ये हमारे पास में डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को डायरेक्टली पुट कर लेंगे। तो चारों ऑप्शन में आप लोग पुट कर लो। पहले ऑप्शन में अगर हम लोग पुट करेंगे यहां पे, तो हमको क्या मिलेगा, 5 पुट करोगे तो 5 4 जा 20 आएगा, तो ये लिख दिया 20, ठीक है। फिर 4 पुट करोगे, 4 3 जा 12, -12 आएगा, ये लिख दिया -12। फिर 17 आएगा तो +17 आया, और डिवाइड करेंगे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि रूट 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये 5 आ जाएगा। तो ये 20 और -12 कितना है, 8 और 17 है 25, 25/5 है 5, मतलब कि इसकी डिस्टेंस जो है 5 ही आ रही है। तो ये हमारा आंसर, मतलब टेंजेंट है, आंसर नहीं है टेंजेंट, हमको टेंजेंट नहीं चाहिए। बी में डाल के देखो, अगर हम बी में डाल के देखेंगे तो 5 डालोगे, 5 3 जा 15 आएगा, है ना। फिर 4 डालोगे, 4 4 जा 16 आएगा, है ना। और -6 करोगे तो ये 16 - 6 हो जाएगा 10, 10 + 5 हो जाएगा 25, 25 डिवाइड बाई 5 अगेन हो जाएगा हमारे पास में टेंजेंट। अच्छा, इसमें डाल के देखो, सी में डाल के देखते हैं यहाँ पे। तो 5 डालोगे, 5 4 जा आएगा 20, है ना। फिर हमारे पास में 4 3 जा आएगा 12 और -8, तो 12 - 8 हो जाएगा 4 + 20 हो जाएगा 24। तो 24 को 5 से डिवाइड करने पे 5 नहीं आएगा, तो ये हमारा जो है टेंजेंट नहीं है। दिस इज द आंसर। एक बार डी को भी चेक कर लो। तो डी में अगर आप पुट करोगे 5 3 जा 15 आएगा, और यहां पर आएगा 4 4 जा 16, मतलब कि -16 हो जाएगा और -24 हो जाएगा। तो -16 और +15 हो जाएगा -1 -25 हो जाएगा, -24 हो जाएगा -25, और हमको तो मॉड्यूलस लेना पड़ता है ना, ये मॉड्यूलस होता है, तो ये वाला भी हमारा टेंजेंट आ जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है जिसका जो डिस्टेंस है वो 5 नहीं आ रहा है, मतलब ये टेंजेंट नहीं है। तो ये जुगाड़ तरीका हमने लगा करके, उल्टा खोपड़ी लगा करके हमने सॉल्व कर लिया। एक्चुअल तरीके से अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो इस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन हमको बहुत ज्यादा काम आती है जेईमेन वगैरह में। यहां पर भी हमने ऑप्शन को एलिमिनेट किया, और यहां पर भी हमने जो है एक थोड़ा सा एक डेटा देख लिया और उसके तरफ से हम तुक्का लगा लिया। इस वाले क्वेश्चन में तो यार बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे जो सही नहीं कर पाएंगे, कुछ ही सही कर पाएंगे, बट ये वाला क्वेश्चन और ये जो पीछे क्वेश्चन था इसमें तो बहुत सारे बच्चे डेफिनेटली सही कर देंगे, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ऐसे ट्रिक्स जेईमेन के एग्जाम में बहुत ज्यादा अप्लाई होते हैं। मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट को देखो और इस सब चीजों को सीख करके, इस जुगाड़ मेथड्स को सीख करके आप लोगों स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो और अपने रैंक को जो इंप्रूव कर सकते हो। बाकी तो बस यही बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ये सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।